अच्छा भाइयों, आज हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स का फ़्लो किस तरह होता है हमारी इनहेरिटेंस में। अच्छा, अब मैंने जो अपने कंस्ट्रक्टर्स में डिफरेंस लाया है कि मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसमें एक्स और वाई को ज़ीरो सेट कर रहा हूँ और इधर साथ साथ डिस्प्ले भी करा रहा हूँ कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। मैंने बोला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और साथ क्लास का नाम लिख दिया कि किस क्लास के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। इसी तरह मैंने पॉइंट 2D में भी चेंजेस यही लाई है कि मैं प्रिंट करा रहा हूँ। इधर मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स दिए थे, वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी मैंने हटा दिए हैं जस्ट टू आपको समझ आ जाए कि किस तरह फ्लो चल रहा है। इसी तरह मैंने पॉइंट 3D में भी यही किया है, क्लास का नाम और आगे बताया कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। इसी तरह आप क्लास का नाम और कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये किस फ्लो को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पॉइंट 3D का और इसको कह देंगे P1। अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई ब्रैकेट डाल के वैल्यूज़ नहीं दी, यानी कि मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या फिर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर अभी मैंने कॉल नहीं किया। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर इधर ही कॉल हुआ। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हुआ है ये अभी हम इसको रन करके देखते हैं तो हमें पता लगेगा। देखें, इसने कहा है कि पहले उसने पॉइंट 2D का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, फिर इसने पॉइंट 3D का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। यानी कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो ये पहले P1 पे गया। उसने कहा P1 के अंदर जाके उसने पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, क्योंकि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो ये जो सारे फंक्शंस होते हैं हमारी इस क्लास में भी आ जाते हैं। तो इस क्लास में भी ये वाला फंक्शन पड़ा होगा पॉइंट 2D का। तो पॉइंट 2D वाला पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर जाके उसने पॉइंट 3D का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। यानी कि पहले वो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, फिर अपना कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। और पेरेंट का कौन सा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। इसी तरह अगर मैं P1 जो पॉइंट 3D है इसके ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करवाता हूँ, यानी कि ओवरलोडेड, इसको मैं वैल्यूज़ देता हूँ, तो अब देखेंगे कि अब किस तरह हमें आउटपुट आता है। उसने देखें, उसने कहा कि पहले पॉइंट 2D का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, फिर पॉइंट 3D का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। यानी कि हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले वो देखेगा कि पहले अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, फिर बाद में चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस चीज़ से हमें ये चीज़ समझ आती है। तो अगर हम अब देखें तो इससे मसला क्या होता है? इससे मसला ये आता है, अगर हम अपने पॉइंट 3D और पॉइंट 2D के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स देखें, इसमें आपको देखें नज़र आ रहा है कि हम x को ज़ीरो इधर भी सेट कर रहे हैं, y को ज़ीरो इधर भी सेट कर रहे हैं, इधर भी हम x को ज़ीरो और y को ज़ीरो सेट कर रहे हैं। मैं इसकी कॉल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कर लेता हूँ। अब जब P1 का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो पहले आएगा इधर, फिर वो देखेगा ओ नो, पहले तो मुझे अब जाना चाहिए अपनी पेरेंट क्लास पे। पेरेंट क्लास पे जाके x और y को ज़ीरो सेट कर देगा। जब इसको सेट कर देगा यानी कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल फिनिश होगी, फिर वो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, इस कंस्ट्रक्टर को। तो इधर आके वो दोबारा x और y को ज़ीरो कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि x और y जब ज़ीरो सेट हो जाए तो हमें दोबारा ये चीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, हम इनको यहाँ से वैल्यूज़ हटा देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक्स और वाई ज़ीरो उधर तो सेट हो गए, तो हमें इधर दोबारा अब सेट करने की ज़रूरत नहीं रही। सेम चीज़ अब हम अपने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के साथ देखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि हम जब अपना ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल कराते हैं 1 2 3, तो ये 1 2 3 वैल्यूज़ ए बी सी के पास आ जाती हैं। लेकिन इसको कॉल करने से पहले वो अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। आप चाहे कोई सा भी ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल कर लें, वो उसने पहले अपने पेरेंट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना उसके लिए लाजमी है। वो पेरेंट क्लास का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा, वो उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। हम चाहते हैं कि वो पेरेंट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना कॉल करे बल्कि पेरेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करे। तो इसके लिए हम अपने कोड में चेंजेस क्या लाएंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे, इधर जहाँ पे ये फंक्शन का नाम दिया हुआ है इसके आगे लिखेंगे पॉइंट 2D a, b। अब ये हुआ क्या है? हमने कहा है कि जैसे ही ये फंक्शन के पास आए, इधर से पहले पढ़ेगा 1 2 3, वो इधर आ जाएगा, ए बी सी को वैल्यूज़ दे देगा। फिर वो इधर आके देखेगा ओ अब मैंने कौन सी चीज़ कॉल करनी है। अब इसको हमने बता दिया कि आपने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो वो जाके अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, एक्स को वैल्यू देगा, वाई को वैल्यू देगा, यानी कि 1 और 2 इसके पास आई। फिर ये वाला ए उठ के हमने इधर कॉल करा दिया, पास करा दी, और बी का हमने इधर करा दिया। फिर ये जो 1 और 2 हैं ये हमारे अपने पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे आ गई हैं और फिर वो दो वैल्यू सेट हो जाएंगी। तो इससे क्या किया हमने कि हमने एक्स और वाई को जो हम पेरेंट क्लास में सेट कर रहे थे
वो हमने यहाँ से भी अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी सेट करा दिया है। अब यहाँ से हम इनको सेट करना हटा देंगे, हमने उनको ऑलरेडी सेट करा दिया ऊपर, और अब हम यहाँ पर सिर्फ अपने जी को सेट करेंगे। तो इससे क्या हमने अवॉइड किया कि जो हम सेम चीज़ बार बार लिख रहे थे अपने कंस्ट्रक्टर में, अब हम सिर्फ एक ही चीज़ इधर लिखेंगे। अपने जो हम नया इधर डाटा मेंबर बनाया था सिर्फ उसके लिए अब हम इधर लाइन लिखेंगे। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखेंगे कि चेंजेस क्या आई हैं। इसको अगर मैं रन करूँ, अब वो आपको बोलेगा कि मैंने पहले पॉइंट 2D का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल कराया है, फिर मैंने पॉइंट 3D का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल कराया। अगर मैं ये चीज़ हटा देता हूँ तो वो क्या हमें आउटपुट देगा कि मैं पहले पॉइंट 2D का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा, फिर मैं पॉइंट 3D का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये चीज़ हमने अब इस तरह अवॉइड कर दी ये लाइन लिखने से। और ये जो चीज़ हम करते हैं कि अपने कंस्ट्रक्टर से किसी और कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, ये चीज़ सिर्फ हम अपने कंस्ट्रक्टर्स के साथ ही कर सकते हैं। आप अपने किसी और फंक्शन के साथ ये चीज़ नहीं कर सकते। यानी कि इस सेट जी का जो फंक्शन है, आप इसके आगे इस तरह करके कोई नया कंस्ट्रक्टर या कोई और फंक्शन कॉल नहीं करा सकते। अच्छा, अब मैंने क्या किया देखें, ये हमारी पॉइंट 2D की क्लास थी जो पहले थी, बिल्कुल सेम एज इट इज़। ये हमारे पास पॉइंट 3D की क्लास है, बिल्कुल सेम एज इट इज़, जो हमने अभी चेंजेस की थी कंस्ट्रक्टर्स के साथ। फिर अब मैंने इधर बना दी पॉइंट 4D की क्लास। इसमें अब 4 डायमेंशंस हैं, इसमें अब एक्स वाई जी और डब्ल्यू आ गया है। अब देखें, मैंने बोला कि क्लास पॉइंट 4D ये किससे इनहेरिटेंस कर रही है, ये अपने 3 डायमेंशंस वाले से एक्स इनहेरिटेंस कर रही है। और 3 डायमेंशंस वाला किससे इनहेरिटेंस कर रहा है, पॉइंट 2D से। तो अब इसमें हमारे पास हायरार्की बनती क्या है कि हम हमारा जो पॉइंट 4D है अब ये हमारा चाइल्ड, और पॉइंट 3D अब हमारा पेरेंट बन गया, और पॉइंट 2D जो है ये हमारा अब ग्रैंड पेरेंट बन गया। यानी कि ये एक स्टेप्स आ गए हैं। सबसे टॉप पे आता है पॉइंट 2D, उससे नीचे आता है पॉइंट 3D, उससे नीचे आता है पॉइंट 4D। अब पॉइंट 4D के पास क्या क्या चीज़ें होंगी, जो चीज़ें हमारे पॉइंट 3D के पास थी, और पॉइंट 3D के पास क्या क्या चीज़ें थी जो हमारे पास पॉइंट 2D में भी थी। तो यानी कि हमारे पॉइंट 4D में अब x भी है, y भी है, z भी है। सॉरी, ये चीज़ मैं निकाल देता हूँ, ये मेरी एक पिछली वीडियो से था। हमारे पास एक्स वाई जी और डब्ल्यू भी है। अब हम इसके अगर कंस्ट्रक्टर्स को देखें, मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में लिख दिया कि पॉइंट 4D का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। फिर मैंने इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी कह दिया कि पॉइंट 4D का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो अब हमने अभी पहले जिस तरह देखा था कि जब भी हम अपनी चाइल्ड क्लास या कोई भी डिराइव क्लास होती है उसका जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल कराते हैं तो वो पहले अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कराता है। पेरेंट का कौन सा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कराता है। अब जिस तरह यहाँ पे पॉइंट 4D है, अगर मैं पॉइंट 4D का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कराता हूँ तो उसको हमने देखा था कि पहले वो अपने पेरेंट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कराएगा। तो पॉइंट 4D से पहले वो आएगा पॉइंट 3D पे, लेकिन अब वो पॉइंट 3D को रन करने से पहले हो जाएगा पॉइंट 2D के पास। तो पॉइंट 2D का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन करेगा, फिर ये वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन होगा, फिर हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हमने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया था कि जहाँ पे हम फंक्शन डेफिनेशन या उसकी प्रोटोटाइप लिख रहे होते हैं उसके आगे हम अपना वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करा देते हैं जिसकी हमारी ज़रूरत थी। हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, हम चाहते थे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो। तो पॉइंट 4D का पेरेंट कौन है, पॉइंट 3D है। तो वो पॉइंट 3D का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करा दो। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पॉइंट 3D को 3 वैल्यूज चाहिए थी, कॉलन लगाया, फिर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा और उसको 3 वैल्यूज़ पास करा दी। इसके बाद वो आएगा पॉइंट 3D को रन करने। पॉइंट 3D को जब रन करने लगेगा पहले देखेगा अच्छा यहाँ पे हमने कोर कंस्ट्रक्टर कॉल कराया है। वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कराया है, हमने अपने पेरेंट का। तो इसका पेरेंट कौन है, पॉइंट 2D। तो हमने पॉइंट 2D का जो कंस्ट्रक्टर कॉल कराया था अभी पिछले कुछ सेकेंड्स में। अब अगर हम इस पॉइंट 4D को रन करें तो क्या होगा, वो पहले हमें दिखाएगा पॉइंट 2D का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, फिर पॉइंट 3D का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, फिर पॉइंट 4D का। अब इसको अगर रन करते हैं हम, अभी देखें उसने हमें यहाँ पे एक एरर दे दिया है। एरर क्या दिया है, उसने कहा है कि आप जो जी का मेंबर एक्सेस कर रहे हैं वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट 3D में जो जी का डाटा मेंबर है वो भी प्राइवेट है, तो हमें इसको प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। तो हमने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया, तो अब हम इसको अपने चाइल्ड क्लास में यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए सजेशन यही होती है कि जब भी आप अपने डाटा मेंबर्स बनाएं उनको प्रोटेक्टेड रख दिया करें, ताकि अगर कोई आपकी क्लास से इनहेरिटेंस करना चाहे तो वो आपकी क्लास से इनहेरिटेंस कर पाएगा।
अब अगर हम इसको रन करते हैं, ठीक है, उसने पहले क्या किया, तो जिस तरह हमने स्टेप्स पहले बताए थे कि जो टॉप पे होगा क्लास, पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर उससे जो नीचे है, फिर जो उससे नीचे है। तो इसी तरह देखें, सबसे पहले पॉइंट 2D का कंस्ट्रक्टर कौन सा, ओवरलोडेड। ओवरलोडेड उसने क्यों कॉल किया, क्योंकि हमने उसको बताया था। अगर हम उसको ना बताते तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता। तो इस तरह करके ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं।